रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहानी को जालिमिश आगे से शुरू करते हैं। परी के कहने पर साद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और परी को मार्केट में उतार कर आगे भाग गया तो परी ने जल्दी से रिक्शे में बैठकर साद की गाड़ी के पीछे चलने का कहा और अपना चेहरा ढक लिया। साद की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे जाकर रुकी और वो उसके अंदर दाखिल हो गया। परी भी उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके पीछे अंदर चली गई तो वो एक टेबल पर बैठ रहा था जिस पर सामने एक स्टाइलिश सी लड़की बैठी थी। साथ को देखकर मुसलसल मुस्कुराती जिस पर परी का दिल चाहा उसकी आंखें निकाल ले। पड़ी चेहरा ढक कर उनके पीछे वाली टेबल पर जाकर बैठी जहां से उस लड़की का चेहरा और साथ की पीठ नजर आ रही थी। पड़ी बासानी उनकी बातें सुन सकती थी जहां वो लड़की जिसका नाम शायद नहीं यकीनन सनाया था साथ से कह रही थी, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यहाँ आने का मकसद आपके साथ ने कहा, साथ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम जब अचानक पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो तुम्हें पता है मैं कितना बेचैन हो गई थी और फिर जब तुम्हारी शादी का पता चला तो मैं शौक हो गई। तुम्हें पता है मैं कितना रोई, तुम्हें कॉल भी की। साथ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मुझे पता है तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ करते हो ना, बोलो बोलो ना। साथ सनाया ने अब उसका हाथ पकड़े कह रही थी और परी को जैसे उम्मीद थी कि वो कह देगा कि नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन उसने जो कहा वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। हाँ मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने भी तुम्हें इस अरसे में बहुत मिस किया और मेरी शादी वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे ही शादी करूंगा। साथ सनाया का हाथ पकड़े कह रहा था और पड़ी मुश्किल खुद पर जब्त किए बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसे उसका मान तोड़ेगा। पड़ी खुद में कुछ सुनने की ताब ना रखते हुए उठी और अपने आंसू साफ करती वहां से चली गई, जबकि साद अब कह रहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यही सुनना चाहती थी ना तुम। एक झटके से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, पर अफसोस सनाया मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और तुम शायद पागल हो चुकी हो जिसने हमारी दोस्ती को ये रंग दिया। बेहतर होगा कि तुम अपना इलाज कराओ। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, अगर होनी होती तो कुछ ना कुछ करके हो ही जाती, अगर ना होनी हो तो सब कुछ करके भी नहीं होती। और मैं तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले किसी का हो चुका हूँ, इसलिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा, बेहतर होगा अपना टाइम वेस्ट ना करो और वापस चली जाओ। ये कहकर साथ एक आखिरी नजर पत्थर बनी सनाया पर डालकर बाहर निकल गया। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब पुप्पो ने खाने की तारीफ करते हुए कहा कि वाह समीना, तुम्हारे हाथ में तो सच में बहुत जायके, आप देखते हैं तुम्हारी बहू कैसा खाना बनाती है। पुप्पो के कहने पर सबने फजर की तरफ देखा जिसने इस बात पर थूक निकला था। हाँ देखिएगा मेरी बहू भी अच्छा ही खाना बनाएगी। समीना बेगम के उसकी साइड लेने पर फजर ने तशक्कुर अमेज नजरों से उनकी तरफ देखा। हाँ तो बस ठीक है, कल रात का खाना हम तुम्हारी बहू के हाथ का ही खाएंगे, फूफो ने फैसला कुन अंदाज में कहा। पर फजर ने मुंह में डाला निवाला बमुश्किल निकला, जबकि उनकी बात पर समीना बेगम ने कहा, लेकिन आपा अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। समीना बेगम के ये कहने पर फजर को थोड़ा सुकून हुआ कि शायद ये कुछ कर दें, लेकिन उसकी ये खुशफहमी फूफो की अगली बात पर रुनछू हो गई। अरे भाई तो मैंने कौन सा रोज खाना बनवाने का कह रही हूँ, बस कल रात के खाने का ही कहा है और बाद में अगर ये बनाती भी रहे तो मैं कौन सा यहाँ होंगी। बस अब फैसला हो गया, कल का खाना फजर ही बनाएगी। फुप्पो के कहने पर फजर ने आलियान की तरफ मदद नजरों से देखा जो लब दबाए अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था। फजर को उसे देखकर शदीद गुस्सा आया और उसने दिल में सोचा बहुत हंसी आ रही है ना उसे, जब मैं गंदा खाना बनाऊंगी ना तो इसी की बेइज्जती होगी, फिर देखूंगी कैसे दान निकालता है। फजर ये सोचकर पुरसुकून हो गई और बेफिक्र होकर खाना खाने लगे। पड़ी घर आकर कमरे में बंद हो गई और अब तक बेयकीन थी कि जो उसने सुना क्या वो वाकई सच है। कैसे उसने कह दिया कि उसे इस लड़की से मोहब्बत है और वो कैसे कह सकता है कि उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। आंसू उसकी आंखों से बेख्तियार बह रहे थे और वो अपनी हिचकियों को रोकती खुद से सवाल कर रही थी, क्या वो सच में हमेशा से उसे मोहब्बत करता था, फिर मुझसे जबरदस्ती क्यों की, या फिर शायद मेरी बेरुखी की वजह से। मुसलसल मुख्तलिफ बातें सोचते सोचते उसने अपना सर पकड़ लिया। इस वक्त उसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हो रही थी। कभी उसका दिल चाहता है वो हर जगह आग लगा दे, तो कभी दिल कहता है कि इस दुश्मन जान से जाकर पीछे पूछे कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुख्तलिफ बातें सोचते सोचते उसने एकदम चौंक कर सर उठाया और अपने आंसू साफ करती हुई उससे बोली, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बिला से जो मर्जी करता फिर मुझे क्या। खुद से कहती वो अपने होंठ काट कर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। वॉशरूम में जाकर उसने मुंह धोया और खुद को मजीद कुछ सोचने और रोने से रोकने के लिए किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर के बाद फजर अपने कमरे में आ गई क्योंकि वो बहुत थक गई थी, इसलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी से आज़ादी हासिल करने लगी और ज्वेलरी उतारते उतारते उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी लिपस्टिक पड़ी थी और उसे फिर से आलियान पर गुस्सा आने लगा और उसके गुस्से को मजीद आग तब लगी जब आलियान अपना कोट उतारता कमरे में दाखिल हुआ और कोट सोफे पर फेंक कर फजर की तरफ बढ़ा और उसे पीछे अपने सार में लेता हुआ महमूद से लहजे में बोला, आज तुम इतनी हसीन लग रही हो कि मुझे
मुझे किसी और चीज़ का होश ही नहीं है। होश तो उसे तब आया जब फजर ने उसकी हाथ झटकती उसकी तरफ मुड़ी और बोली, अच्छा और हुस्न देखा नहीं है तुमने और पागल हो गए, मुझ पर तो बड़ी पाबंदियां लगानी आती हैं तुम्हें, और अपने बारे में क्या हाल है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी बिजनेस मीटिंग में ये सब कुछ होता है? आलियान की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान वाली जगह को अपने हाथों की मुट्ठी में लेते हुए बुरी तरह चीखी थी, जबकि उसकी बात के रद्द-ए-अमल में आलियान के माथे पर बल नमूदार हुए और वो भी चीख उठा, फजर। साथ ही उसका हाथ भी हवा में बुलंद हुआ जिसे उसने मुट्ठी की शक्ल देकर वापस पहलू में गिराया था, जबकि उसकी हरकत पर फजर की आंख से आंसू गिरा था और वो जब से बोली थी, रुक क्यों गए, मारो ना हमेशा की तरह, आज भी अपनी भड़ास मुझ पर ही निकालो। जबकि फजर की बात पर अपनी शर्ट पर लगे निशान को देखते हुए आलियान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फजर को कंधों से पकड़ के बोला, देखो फजर, मुझे नहीं पता ये निशान मेरी शर्ट पर कैसे आया, बट आई स्वेयर मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, मुझे तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। समझाने वाले अंदाज में आलियान के कहने पर फजर ने आलियान के हाथ अपने कंधे से हटाए और बोली, भरोसा ऐसे ही नहीं आ जाता। मैं अगर शाह का नाम भी तुम्हारे सामने ले दूं तो तुम मुझे सजा देते हो, हालांकि अगर देखा जाए तो मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी। तुमने जबरदस्ती निकाह किया था मुझसे, मैंने कोई तुम्हारी मोहब्बत में पागल थी होकर तुमसे निकाह नहीं किया था जो बेवफाई का टैग लगाकर तुमने मुझे सजा सुना दी। आज बॉल फजर के कोर्ट में थी, इसलिए वो अगले पीछे सारे हिसाब बेबाक करना चाहती थी। अगर खुशी से निकाह नहीं किया था तो शादी का वादा भी नहीं किया था, और मैंने चाहे जबरदस्ती ही सही निकाह तो किया था तुमसे, इसलिए बेवफाई तो तुमने की है। अगर मैंने बेवफाई की थी तो मुझे सजा दी थी ना तुमने, तो अब बेवफाई, और अब जो तुमने बेवफाई किया तो खुद को क्या सजा दोगे? आलियान की आंखों में देखती वो खुद को सजा देने का कह रही थी, जिस पर आलियान बोला, मैंने बेवफाई नहीं की तो साबित करो ना, और जब तक साबित नहीं कर देते तो तुम आलियान शाह जो दूसरों को सजा देते हो, तुम्हारी सजा ये तुम अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगा सकते, और अगर तुमने ये सजा कबूल ना की तो बेवफाई साबित हो जाएगी। तो ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैंने भी साबित करके ना दिखाया तो मैं भी फजर आलियान शाह का शोहर नहीं। इतना कहने के बाद वो 1 मिनट के लिए रुका और आंख दबाकर बोला, वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने ही मुझे फंसाने के लिए ये किया हो। आलियान के शायद से बोलने पर फजर गुस्से में पैर पटक कर बोली, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मुझ पर, ज्यादा होशफहम होने की जरूरत नहीं है, कहकर फजर वॉशरूम में घुस गई और ठाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। पड़ी खाना बनाने किचन में मसरूफ थी जब साद का फोन आया। उसने गहरी सांस लेकर फोन कान से लगाया तो साद बोला, पड़ी कहाँ हूँ? मैं तो तुम्हें मार्केट पिक करने आया हूँ, मैं घर आ गई हूँ, इतनी जल्दी? साद ने पड़ी की बात पर हैरत का इजहार किया, हाँ जिस चीज की तलाश में गई थी वो नहीं मिली तो मैं वापस आ गई। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ, साद ने कहकर फोन बंद कर दिया। पड़ी अपने काम में मसरूफ हुई। कुछ देर बाद साद भी आ गया। पड़ी ने साद और फैजा बेगम को खाना सर्व करके अपने कमरे में जाने लगी तो फैजा बेगम ने पड़ी से पूछा, पड़ी तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है फूफो, आप खाइए, कहकर पड़ी अपने कमरे में गई और चेंज करके लेट गई और एक बार फिर आज होने वाले वाकये के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसे वक्त का पता नहीं चला और साद कमरे में सोने के लिए आ गया। पड़ी साद को देखकर सोती बन गई। जब पड़ी को यकीन हो गया साद सो गया, पड़ी उठ के बैठ गई और गौर से साद के चेहरे को देखने लगी और ऐसा से हाथ बढ़ाकर साद के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से सवारा और फिर दिल के कुछ कहने पर एकदम से अपने हाथ पीछे हटा लिए। जो चीख चीख कर कह रहा था कि साद बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा, तो पड़ी को वो वक्त याद आया जब वो साद से तलाक का मुतालबा कर रही थी। फिर एक तलख मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और फूट फूट कर रोती, क्योंकि वो एक कीमती चीज को अपने हाथों से गंवाने वाली थी। अपनी आवाज को रोकने के लिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कंबल मुंह में देकर रोने लगी। शायद आज की बेबसी पर माजी की बेवकूफियां, या फिर शायद उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है। आलिया ने फजर से शर्त तो लगा ली थी, लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे साबित करे। इस बेचैनी में सुबह के 4:30 बजे उसकी आंख खुली और फिर जैसे नींद कहीं गायब हो गई। तो आलिया ने उठकर फजर की नमाज पढ़ी और फिर से इस निशान के बारे में सोचने लगा। फिर जब काफी देर सोचते रहने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और नींद भी ना आई तो वो झुंझलाकर सोफे पर सोई फजर को बगैर हाथ लगाए उठाने की कोशिश करने लगा। फजर फजर उठो। आलियान की आवाज पर फजर थोड़ा सा कसमसाई और फिर से सो गई, लेकिन जब आलिया ने फजर के कान में जोर से बोला फजर, तो फजर ने हड़बड़ाकर मंदी मंदी आंखें खोली और एक नजर क्लॉक और एक नजर आलियान को देख के बोली, क्या मसले है आलियान? अब तुमने मुझे सुकून से सोने भी नहीं देना, क्यों सुबह सुबह मेरा जीना हराम कर रहे हो? चिढ़ कर कहती फजर। फिर से करवट के बल लेट गई। फजर मैं बोल रहा हूँ उठो। हाँ तो बोल रहे हो तो मैंने तुम्हारे हाँ तो बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हारी इंटरटेनमेंट के लिए क्या करूँ? मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना, अब के आलियान ने मजलूमियत से बोला। लेकिन मुझे तो आ रही है ना, अब के ये फजर ये कहते हुए रोने वाली हो गई और कहकर फिर से उल्टी होकर सोने की कोशिश करने लगी, जिससे वो आधी सोफे पर थी और आधी नीचे। आलियान उसकी हालत देखते हुए बोला, ठीक है फिर जाकर बेड पर सो जाओ। मैं क्यों तुम्हारे साथ सो? अपनी सजा भूल गए हो क्या? नींद में भी वो उसे सजा याद दिलाना नहीं भूली थी। नहीं भूला हूँ यार, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नहीं आऊंगा।
आलियान के यकीन दिलाने पर फजर आलियान से टकराती गिरती पड़ती बेड तक गई और बेड पर गिरकर मदहोश हो गई, जबकि आलियान वहीं सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठ गया और हंसते हुए सोचने लगा, अब भी तो मैडम मुझसे हुट टकराई हैं, वैसे बड़ी मुझे सजाएं याद करवा रही थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, वो फौरन सीधा होकर बैठा और एक बार फिर फजर के सर पर सवार हो गया। फजर उठो, बात सुनो मेरी। आलिया ने उसे पुकारने पर फजर ने खींच के साथ बड़ा कुशन उसे दे मारा। आलियान, दफा हो जाओ यहाँ से, अब अगर तुमने मुझे उठाया ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। बदतमीज नहीं है तुम्हें शोहर से बात करने की, तुम बस थोड़ा इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फजर के गुस्से से चीखने पर आलियान बड़बड़ाता हुआ एक्साइटमेंट से सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि जो शर्ट जीतने वाला था। फजर सुबह उठी तो उसका सर थोड़ा भारी हो रहा था, लेकिन क्योंकि बड़ी सुबह उठी तो उसका सर थोड़ा भारी हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी जाना था इसलिए भारी होते सर की परवाह किए बगैर तैयार होने चली गई और तैयार होने के बाद सोए हुए साद का कंधा हिलाकर उसे उठाने लगी। साद उठो, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर आओ। परी के उठाने पर साद ने मुंह बनाते हुए आंखें खोली और बोला, क्या यार परी, अच्छा भला ख्वाब देख रहा था, मैं एम ही उठा दिया मुझे। किसे देख रहे थे? परी ने बेचैनी से ये पूछा कि क्या देख रहे थे, ये पूछा कि किसे देख रहे थे। जिस पर साद ने नींद से बोझल होती आंखों में शरारत लेकर कहा, देख नहीं रहा था, घूर रहा था। किसे? परी ने अकलाते हुए पूछा, तुम्हें। साद के कहने पर परी को अपने अंदर ढेरों सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर कुछ हैरत से बोली, मुझे क्यों घूर रहे थे? परी के मासूमियत से बोलने पर साद का कहका कमरे में गूंजा, क्योंकि तुम एज यूजुअल मुझसे लड़ रही थी। साद के कहने पर परी हक्का बक्का रह गई, मैं कब लड़ती हूँ तुमसे? तो क्या नहीं लड़ती? साद ने भी दूबदू जवाब दिया, जब से तुम्हें गोली लगी है मैं तुमसे एक दफा भी नहीं ली, झूठ मत बोलो। हाँ लेकिन पहले तो लड़ती थी ना, हाँ लेकिन पहले तो लड़ती थी ना। साद ने कंधे उचकार कर कहा, पहले पहले होता है, अब नहीं। अब तो नहीं लड़ते हो ना, वैसे भी मैं ख्वाब में लड़ किस बात पर रही थी, छोड़ो इस बात को, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। साद ये कहकर बेड से उतर कर खड़ा हो गया, जब परी ने उसका बाजू पकड़कर रोक कर कहा, क्यों छोड़ू, मुझे बताओ। परी के जिद्दी लहजे में कहने पर साद हल्का सा झुका और बोला, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम हकीकत में भी मुझसे लड़ना शुरू कर दोगे और फिर तुम लेट हो जाओगी और यकीनन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। आखिर में उसने एक आईब्रो उचका कर परी से ताइज चाहिए, जिस पर परी ने सर इस बात पर हिलाया और साद फ्रेश होने चला गया और परी वहां बैठी कुछ देर सोचती रही कि आखिर वो क्यों लड़ रही होगी और फिर कंधे उचकाकर अपनी यूनिवर्सिटी बैग अपने नोट्स डालने लगी। आलियान की जब दोबारा आंख खुली तो घड़ी 9 बजा रही थी। वो उठकर एक बार फिर फजर के सर पर सवार हो गया और उसे उठाने लगा, फजर फजर उठो। आलियान के उठाने पर फजर ने सुस्ती से उठने के बाद अपने बेड क्राउन से टेक लगाकर जमाई लेने लगी, जबकि आलियान अब वहीं बेड पर बैठ गया था। तो फजर आलियान को देखते हुए बोली, ये तुम्हें सुबह सुबह कौन सा दौड़ा पड़ा था जो तुम मुझे उठाने लग गए थे? दौड़े तो है तुम्हें भी पड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल उठो, मुझे कुछ दिखाना है। खुद भी खड़े होते हुए आलिया ने फजर को हुक्म सादिर किया, आओ मेरे साथ। ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, जब फजर बोली, कहाँ जाना है, चलोगी तो पता चल जाएगा ना। आपके मुड़ते हुए आलिया ने मुंह बना के कहा, मुझे फ्रेश तो होने तो बाद में हो जाना फ्रेश, अभी तो चलो। आपके तेज आवाज में कहकर आलियान बाहर निकल गया और फजर भी उसके पीछे चल पड़ी। तो आलिया ने गेस्ट रूम का दरवाजा नोक किया, जिस पर फजर ने उलझन अमेज लहजे में कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं, अभी पता चल जाएगा मेरी जान, थोड़ा सा सब्र करो। आलिया ने कहते ही दरवाजा खुला और कमरे से आंखें मलती रिदा नमूदार हुई। तुम दोनों यहाँ? रिदा ने इन दोनों को देखते हुए कुछ हैरत से पूछा, क्यों, हम नहीं आ सकते? आलिया ने उसकी बात पर आईब्रो झुकाकर पूछा, नहीं आ सकते हो, आओ ना। आलियान को देखकर मुस्कुराते हुए उसने इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, जिस पर आलियान फजर को अंदर आने का इशारा करके खुद भी अंदर दाखिल हो गया और रिदा से बोला, रिदा वो कल जो तुमने लिपस्टिक लगाई थी, दरअसल उसका शेड फजर को बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे नहीं आया, तुम वो लिपस्टिक ला कर दिखा सकती हो? आलियान के कहने पर फजर ने हैरान होते हुए घूरा, जबकि रिदा वो लिपस्टिक लेने गई थी। ये लो। फजर आलियान को घूर रही थी, रिदा की बात पर मुतवज्जा हुई। आलियान रिदा से वो डीप रेड कलर की लिपस्टिक लेकर फजर की तरफ मुड़ा, लो तुम लगा कर दिखाओ कैसी लगेगी। आलिया ने फजर की तरफ लिपस्टिक भराते हुए कहा, जिस पर फजर ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया तो आलिया ने लिपस्टिक वाला हाथ खुद फजर को लिपस्टिक लगाने के लिए उसके होंठों की तरफ बढ़ाया, जिस पर फजर ने फौरन कहा, मैं लगा लेती हूँ। ये कहकर जल्दी जल्दी अपने होंठों पर लिपस्टिक फेरी और आलियान की तरफ बढ़ा दी, जिसका कैप लगाकर आलिया ने रिदा की तरफ बढ़ाया और फजर से कहा, सही कह रही थी, तुम बहुत अच्छी लग रही है, मैं तुम्हें इसी कलर की दिलवाऊंगा, डोंट वरी। ये कहते कहते वो
बाहर निकल गया और फजर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और कमरे में पहुंचते ही बोली, ये क्या बदतमीजी थी आलिया। फजर के कहने पर आलिया ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचा, जिस पर वो आलियान के सीने से जा लगी। कुछ देर पर अपना सर पकड़ती आलियान को घूरती हुई बोली, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुमने रूल तोड़ा है। मैंने जो कहा था वो मैं साबित कर चुका हूँ और सारी सजाएं खत्म हो चुकी हैं। फजर की बात पर आलियान दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बोला, क्या साबित किया है तुमने? फजर उसकी बात पर हैरान होती हुई बोली। आलिया ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया जहां पर से लिपस्टिक का निशान मौजूद था। सॉरी, ये देखो, मैंने ये शर्ट कल रात पहनी थी और तब से मैं रूम से नहीं निकला। मतलब मैं तुम्हारे पास था और कल भी मेरी शर्ट पर निशान था और आज भी है। मतलब साफ है। ये कहकर आलिया ने कंधे झुका दिए, जबकि फजर ना समझ आने वाले अंदाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं है, ड्रामे मत करो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि कल भी और आज भी मेरी शर्ट पर तुम्हारी लिपस्टिक का ही निशान है। आलियान के कहने पर फजर हक दक रह गई और बोली, आलियान ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। फजर रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, दिया तो है सबूत, मैं कल से तुम्हारे साथ हूँ तो ये हरकत तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है? आलिया ने कंधे झुकाकर कहा, अच्छा अगर मैंने किया तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मैं तो सो गया था ना, अब मुझे क्या पता कि तुमसे मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आलियान मजे से कहकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा, जबकि फजर पीछे से यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया आलियान, सच। मैं फजर की बात पर आलियान मुड़ा और बोला, अगर तुमने नहीं किया है, अगर तुमने किया है तो छुपा क्यों रही है स्वीटार में तुम्हारा शोहर, उस पर शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? बड़ी लजाजत से कहकर आलियान वॉशरूम में चला गया, जबकि फजर जहां खड़ी थी यही बड़बड़ाती रही, मैंने नहीं किया। दूसरी तरफ वॉशरूम में आलियान ने अपनी रुकी हुई हंसी को बाहर निकाला। आज सच में उसे फजर पर बहुत हंसी आ रही थी। समझ आ गई थी कि रिदा के टकराने से वो लिपस्टिक का निशान आलियान की शर्ट पर लग गया था, लेकिन वो ये बात जानता था कि फजर कभी ये नहीं मानेगी, उसे गलत साबित करने के लिए सबूत मांगेगी जो कि उसके पास नहीं था। इसलिए उसने गेंद फजर की कोर्ट में डाल दी और वही किया जो पहले हुआ, बस फर्क यह था कि पहले रिदा थी और अब फजर। फजर के इसके सीने से लगने पर अब की बार फिर आलियान की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान छप गया और फजर पर इल्जाम लगा दिया। बेचारी फजर को तो कुछ समझ ही नहीं आया। सही कहते हैं, जब आप पर कोई इल्जाम लगाते तो आपको समझ नहीं आती कि आप क्या कहो, आप तो बस बेयकीन होते हो, खास तौर पर जब वो इल्जाम गैर मुतवक्का हो, और यही फजर के साथ हुआ। आलियान सारा इल्जाम उस पर लगाकर खुद बड़ी जिम्मा हो गया। फजर यूनिवर्सिटी में परी को फजर की बहुत याद है, क्योंकि वो आज यूनिवर्सिटी में हमेशा साथ ही होती थी। कल परी की बर्थडे थी जो परी और फजर हमेशा मिलकर सेलिब्रेट करती थी, लेकिन अब तो ना उसकी फजर से कोई बात हुई थी और ना ही वो यूनिवर्सिटी आई। फिर उसने सोचा वो साद को बर्थडे का बताएगी और फिर जिस साद उसे पिक करने आया, फिर जब साद उसे पिक करने आया तो गाड़ी में बैठने के बाद कुछ देर तक जबजुब का शिकार है, लेकिन अभी इन दोनों की इतनी बेतकल्फी नहीं हुई थी। लेकिन फिर आखिरकार परी ने बोलना शुरू किया, साद तुम्हें पता है कल? अभी उसने इतना कहा ही था जब साद का फोन बजा। साद ने कॉल रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात सुनी और फिर कहा, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। ये कहकर साद ने फोन बंद कर दिया, जबकि परी का मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था, क्योंकि उसे लगा कि फिर से सनाया की कॉल होगी। जलन और गुस्से से उसने अपना रुख मोड़ लिया, वरना उसे यकीन था कि वो जरूर रो देगी। पहली सुबह उसके सर में दर्द हो रहा था। साद ने तेज ड्राइव करते हुए गाड़ी घर के आगे रोकी और कहा, मुझे कहीं जाना है, मामा से कहना लंच पर मेरा वेट ना करे। साद के कहने पर परी ने एक नजर उसे देखा और गुस्से से ठाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद करके अंदर चली गई और कमरे में जाकर अपने बैग सोफे पर पटखा और बेड पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगी। आज उसे अपनी बेकदरी पर बहुत रोना आ रहा था। गुस्से में उसका दिल चाह रहा था सब कुछ तबाह कर दे। कितनी जल्दी हो रही थी स्ट्रेल के पास जाने की, इसी के पास रह जाया करे, आता ही क्यों है, उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है उसकी परवाह। ऐसी बातें सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कब वो नींद की वादियों में चली गई। आलियान कब का ऑफिस आ चुका था और फजर अब बेजार सी टीवी पर चैनल सर्चिंग में मसरूफ थी, जब वो एक चैनल पर चौंकती हुई सीधी और उसने अपने सर पर हाथ मारा। मैं कैसे भूल गई? परेशानी से अब वो इधर उधर चक्कर काटने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने एक दफा और टीवी की तरफ देखा जहाँ कोई कुकिंग शो चल रहा था और उसे फिर से खुद पर गुस्सा आया कि वो कैसे भूल गई कि आज का डिनर उसने बनाना है। लब कुचलती उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तो उसके पास फोन भी नहीं था कि किसी से पूछ ही। आलियान ने तो ले लिया था, लेकिन अब वो अपने घर वालों से बात ना कर सके। जब उसे कोई और चारा नजर ना आया तो लैंडलाइन से आलियान को फोन किया। कुछ देर बेल जाने के बाद स्पीकर से आलियान की मसरूफ आवाज उभरी, अस्सलाम वालेकुम। आलियान की आवाज सुनते ही फजर शुरू हो गई। आलियान कहाँ हो तुम, कब वापस आओगे? देखो मेरा फोन वापस कर दो मुझे। फजर की जुबान आलियान की आवाज पर रुकी, जिसने जोर देकर फिक्र का नाम लिया था ताकि उसे चुप करा सके। फजर मैं ऑफिस में हूँ और इसी टाइम पर आऊंगा जिस टाइम पर रोज आता हूँ, अपने फोन को भूल जाओ। ये कहकर आलियान फोन रखने ही लगा। जब फजर की तकरीबन रोती हुई आवाज पर वो रुका। आलियान बात तो सुन लो मेरी, कहो क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते? फजर की बात पर आलियान ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा मैं थोड़ी देर तक आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, लैंडलाइन से अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
गेट इट। आलियान की आवाज़ पे फजर ने पहले बाद में सारे लाए, फिर उसको कोसती हुई उसे कौन सा नजर आ रहा है बोली जी। फ़ोन रख के वो कमरे में चली गई और एक बार फिर सोचने लगी कि वो खाना कैसे बनाएगी। उसे तो चाय भी बड़ाई नाम ही बनानी आती, लेकिन वो ये सोचकर उसको तसल्ली दे रही थी कि शायद आलियान कुछ करेगा और उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। साथ के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे जल्दी जाना पड़ा और वापस आते आते उसे 5 बज गए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो परी बेड से उतरती वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। जब वो अपने सर पर हाथ रखे एकदम से गिरने लगी। जब साद ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और फिक्रमंदी से बार बार आंखें झपकती परी से बोला क्या हुआ, जबकि परी उसे हरी हरी नजरों से देख रही थी। साद ने परी के चेहरे पर हाथ फेरा तो तपती गर्म हो रही थी जबकि उसकी आंखें लाल हो रही थी। परी तुम्हें तो बुखार है। साद के फिक्रमंदी के कहने पर जहां परी की एक बीट मिस हुई वहां परी नजरें फेर कर साद से दूर हुई और स्मार्ट लहजे में बोली ये तुम्हारा सर दर्द नहीं है। ये कहकर परी वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम के दरवाजे से लगकर होते हुए सोचने लगी अब आ गया है झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए मुझे। जबकि बाहर साद परी की बात पर अब तक हैरान खड़ा था क्योंकि वो अब काफी चेंज हो गई थी, लेकिन आज उसे परी में पुराने वाली परी की झलक नजर आई। लेकिन वो परी के लिए फिक्रमंद भी था जिसे कल रात रोते रहने की वजह से आज बुखार हो गया था और उसने कल से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए उसे आज शदीद कमजोरी से चक्कर आ रहे थे शायद। आलियान थोड़ी देर का कहकर तकरीबन 2 घंटे में आया था, जबकि फजर जो उसका इंतजार कर करके थक चुकी थी उसे अंदर दाखिल होता देखकर बकायदा हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी हो गई। थोड़ी देर का मतलब 2 घंटे होते हैं, अब काम बहुत है, तुम्हारी वजह से जल्दी जल्दी आया हूँ, फोन तो नहीं किया तुमने किसी और को। बूट उतारते आलियान मसरूफ अंदाज में बोला नहीं फोन की टेंशन है, इस बात की टेंशन नहीं है कि मैंने जल्दी क्यों बुलाया। फजर नरवठेपन से बोली तो आलियान मुस्कुराया तुम्हें यकीनन अपने हैंडसम चार्मिंग डैशिंग शोर की याद आ रही होगी इसलिए। आलियान उसके सामने खड़ा होता हुआ मुस्कुराता हुआ मैंने तुम्हें तुम्हारी तारीफें करने के लिए नहीं बुलाया, वो कल फूफो ने कहा था ना कि कल का डिनर मैं बनाऊंगी। फजर तेज तेज बोली हाँ भाई याद है, तो बताओ क्या खिला रही है तो मुझे अपने हाथों से। फजर का हाथ पकड़ते हुए वो बोला आलियान मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो मैं कैसे डिनर तैयार करूँ, तुम प्लीज कुछ हेल्प करो। सॉरी। फजर की बात पर आलियान मुस्कुराया और बोला तुम यकीनन मजाक कर रही हो ना। आलियान मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में नहीं आता, तुम प्लीज कुछ करो। फजर के कहने पर आलियान ने परेशानी में बालों में हाथ फेरा और दांत पीसते हुए कहा कुछ तो आता ही होगा। आलियान के पूछने पर फजर ने नफी में सर हिलाया। अब क्या आलियान ने गुस्से में कहा और तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी, पहले तुमने ही नहीं सुना। अब क्या आलियान ने इधर से उधर चक्कर काटने और फिर अपना फोन निकाल कर फजर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला पकड़ो उसे और इस पर बस रेसिपी देखकर बनाओ। आलियान के कहने पर फजर ने उसके हाथ से फोन लिया और कहा ओके। परी जब वॉशरूम से निकली तो साद सोफे पर बरजुबान था। परी उसे नजरअंदाज करके इस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब साद की पुकार पर उसे रुकना पड़ा परी बात सुनो। परी ने रुक कर लट मार अंदाज में कहा क्या है जल्दी बोलो बहुत काम है मुझे। परी के कहने पर साद चलता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और उसे बगौर देखता हुआ बोला आंखें क्यों रेड हो रही हैं तुम्हारी। साद के कहने पर परी गड़बड़ा गई और बहाना सोचती हुई बोली वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। बहाना बनाते हुए परी ने नजरें फेरी दोनों आंखों में। साद ने आईब्रो उचकाकर तफ्तीश करने वाले अंदाज में पूछा तो जब परी से कुछ ना बना तो झुंझलाई हुई बोली इतने सवाल क्यों कर रहे हो, मुझे हटो मुझे बाहर जाना है। साद जो उसके आगे और दरवाजे के पीछे खड़ा था परी उससे बोली तो साद उसका बाजू पकड़कर बेड की तरफ बढ़ा। साद पागल हो गए हो क्या, परी ने माथे पर बल लाते हुए कहा तो साद उसे बेड पर बिठाते हुए बोला साद नहीं तुम इस वक्त मुझे डॉक्टर साद समझो, मैं डॉक्टर और तुम एक पेशेंट। हम कोई छोटे बच्चे हैं जो डॉक्टर डॉक्टर खेले, मैं डॉक्टर और तुम पेशेंट। परी साद की नकल उतारते हुए बोली। परी की बात पर पहले साद को तो हंसी आ गई लेकिन उसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला पागल हम खेल नहीं रहे, मैं सच में डॉक्टर हूँ और तुम सच में पेशेंट। अब ये बताओ खाना खाया तुमने। साद के पूछने पर परी ने कंधे झुकाकर कहा नहीं, और नाश्ता करने की जहमत भी नहीं की होगी और रात भी तुमने कुछ नहीं खाया तो बीमार तो होगी ना, जाहिर है। साद ने गुस्सा दिखाते हुए कहा अच्छा ठीक है ना, अब लेक्चर देना तो बंद करो, तुम पहले ही मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है। फिलहाल मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर्स को तुम नहीं आप कहा जाता है। साद ने मजदूरी रोब झाड़ते हुए कहा जिस पर परी का कहका गूंजा और हंसने के दरमियान बोली तुम डॉक्टर तो क्या प्राइम मिनिस्टर भी बनकर आ जाओ ना, तो फिर भी मैं तुम्हें तुम ही कहूंगी, फजूल बातें मत करो, उठो कुछ खाओ। खड़ा होते हुए साद बोला जिस पर परी बेड पर मजे से लेटती हुई बोली देखो जब तुम्हें बुखार हुआ था तो मैं खुद तुम्हारे सूप बनाकर लाई थी, मुझे बुखार हुआ है तुम भी बना कर लाओ। परी के कहने पर साद के कंधे उचकाकर बोला मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, बना कर नहीं देते। तो थोड़ी देर के लिए शोहर बन जाओ। बड़ी मुंह बनाते हुए बोली मुझे सूप नहीं बनाना आता, मैं कैसे बना कर लाऊं। साद ने झुंझलाते हुए कहा हाँ तो जरूरी है सूप ही बनाओ, कुछ भी बना लाओ लेकिन बना कर तुम ही लाओगे, खबरदार जो तुमने फूफो से कुछ कहा था। वार्न करने वाले अंदाज में कहकर परी ने आंखें बंद करके बेड ग्राउंड से टेक लगा ली और साद सर झटकता बाहर चला गया। परी ने साद के जाने के बाद आंखें खोली और एक नजर दरवाजे को देखकर मुस्कुरा दी और एक बार फिर अपनी बात पर कायम रहने में नाकाम रही थी।
आलियान से फ़ोन लेकर फजर किचन में आ गई और बेवकूफ़ का लक़ब देते और उसको बेवकूफ़ का लक़ब देते हुए सबसे पहले खुशी साजिदा बेगम को फ़ोन मिलाने के लिए जैसे उसने कॉल वाला आइकन ओपन किया, सामने एंटर द पासवर्ड लिखा आ गया जिस पर फजर हक्का बक्का रह गई और बेख्तियार उसके मुंह से निकला। फिर उसने व्हाट्सएप ओपन किया तो उस पर भी लॉक था। इसी तरह वो जो भी ऐप ओपन करती जिससे वो किसी से कॉन्टेक्ट कर सकती थी, सब पर पासवर्ड लगा हुआ था। बदतमीज इंसान, हर चीज़ पर पासवर्ड लगाया हुआ है, चलाक कहीं का। अभी फजर आलियान को कोस ही रही थी जब आलिया ने अचानक उसके हाथ से फ़ोन छीना और कहा, तुमने खाना बनाना है या खड़े होकर फजूल की कोशिशें करनी हैं? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आलियान के अचानक नमूदार होने पर फजर बड़बड़ा कर रह गई। मैं बस बनाने ही वाली थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। फजर ने बर वक्त बहाना करा जिस पर आलिया नफी में सर हिलाता हुआ बोला, जितनी तुम मासूम हो ना, पता है मुझे है, तुम चाउमीन बनाओगी। हुक्म देते हुए आलिया ने यूट्यूब से चाउमीन की रेसिपी निकाल कर फ़ोन फजर की तरफ बढ़ाया और कहा, फरजाना मुलाजमा तुम्हारी हेल्प कर देगी। आलियान के कहने पर फजर ने इस बात में सर हिलाया और फ़ोन लेकर रेसिपी देखने लगी, जबकि आलियान किचन से बाहर निकल गया और फजर सारे इंग्रेडिएंट्स नोट करने लगी। थोड़ी देर तक साथ उसके लिए ओट्स लेकर आया जिस पर बड़ी बूढ़ी बूढ़ी शक्लें बनाने लगी। बूढ़े बूढ़े मुंह मत बनाओ, जल्दी करो, ख़त्म करो इसे, साथ लताड़ने वाले अंदाज में बोला तो बड़ी मासूमियत से बोली, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से सूप पिलाया था ना। हाँ तो परी की बात पर साजिश होते हुए बोला, तो तुम भी अपने हाथों से खिलाओ। परी की बात पर साद ने उसे घूरा और बोला, मेरे हाथ पर गोली लगी थी, तुम्हारे हाथ पर क्या लगा है? मेरे हाथ पर कर्फ्यू लगा है, मज़े से कहकर परी ने अपने हाथ पीछे कर लिए जिस पर साद बोला, सॉरी, लगता है बुखार तुम्हारे सर पर चढ़ गया। ये कहकर साद परी को अपने हाथों से खिलाने लगा। आधा खाने के बाद परी ने कहा, बस क्या, बस फिनिश करो इसे, इतने बूढ़े हैं, देख लो, फिर भी मैंने आधा फिनिश किया है, बस और नहीं। परी, अगर तुमने उसे फिनिश ना किया ना तो मैं ये बाउल तुम्हारे सर पर उंडेल दूंगा, और वैसे भी मेरे हाथ का खाने की ख्वाहिश तुम्हारी ही थी, चलो खाओ। ये कहकर चम्मच भरकर साद ने उसकी तरफ बढ़ाया और वो साद को देखते हुए खाने लगी। खिलाने के बाद साद ने बाउल साइड टेबल पर रखा और 2-3 सिरप लेकर आया और चम्मच भर कर परी से कहा, मुंह खोलो। तो परी बच्चों की तरह कहने लगी, कड़वी तो नहीं है ना, पानी ला कर दे दो पहले ही, परी गिर जाएगी, मुंह खोलो, बाद में पी लेना पानी। साद ने चम्मच की तरफ इशारा करके कहा तो परी को मजबूरन मुंह खोलना पड़ा और सिरप पी के बूढ़े बूढ़े मुंह बनाते हुए बोली, इतनी कड़वी दवाई है। साद ने पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ भराया तो परी फौरन उसे पी गई। साद ने दूसरी सिरप का चमचा भरा तो परी ने नफी में सर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पीनी, ये भी कड़वी हो गई, ये मीठी है, पी कर तो देखो। साद ने उसे बच्चों की तरह पुचकारता हुआ बोला तो परी ने पी कर हुश हुड़े होकर ये मीठी थी। परी को दवाई पिलाकर साथ बर्तन उठाकर चला गया। जबकि परी का दिल चाह रहा था वो कहीं ना जाए, ऐसे ही उसे बातें करता रहे, उसका ख्याल रखता रहे। अभी तो उसने इश्क की पहली मंजिल पर कदम रखा था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये इश्क कितना जालिम इंसान को बेबस कर देता, उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। जहाँ इंसान ना किसी की शराकतदारी बर्दाश्त करता है और ना दूसरे की लापरवाही। फजर फरजाना की मदद से खाना बनाने लगी जिसमें बहुत दफ़ा उसका हाथ जला भी था और कटा भी था, लेकिन वो बहुत मेहनत से चाउमीन बनाने में मगन थी। लेकिन सॉस डालते हुए एक फवारे की सूरत सॉस उसके कपड़ों पर जा बजा लग गया जिस पर फजर का मुंह बन गया, क्योंकि उसे गंदे कपड़े पसंद नहीं थे। फजर चेंज करने के लिए कमरे में गई और चेंज करके जब वॉशरूम से निकली तो आलियान सोफे पर बैठा था। फजर को देखकर बोला, फजर जाकर देखो तो जरा, मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। आलियान की बात पर फजर की आंखें पूरी की पूरी खुल गई और वो भागती हुई किचन में गई, लेकिन आगे का मंजर देख वो सदमे से रोने लग गई क्योंकि वो आंच हल्की करना भूल गई थी और अब उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। सारे चाउमीन जल गए थे। चूल्हा बंद करके फजर रोते हुए कमरे में गई और औंधे मुंह जाकर बेड पर लेट कर रोने लगी। आज अगर कोई फजर से पूछता कि अपनी मेहनत ज़ाया होने पर कैसे लगता है तो यकीनन वो बहुत अच्छे तरीके से बताती। आलियान भी फजर को रोते देखकर सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और झुककर उसे उठाने लगा। फजर, क्या हुआ है? आलियान ने तशवीश से फजर को उठाते हुए कहा, जिस पर फजर हिचकियों से रोते हुए बोली, आलियान, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, अब जल गया, अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे डांटोगे नहीं? अब तुम मुझे डांटोगे ना? अब हिचकियों से रोते फजर ने अटक अटक कर अल्फाज अदा किए जिस पर आलियान ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। आलियान के राम से कह देने पर फजर ने उसे बेयकीनी से देखा और कहा, तुम मुझे नहीं डांटोगे तो फिर पप्पा को क्या कहोगे? मैंने क्यों नहीं कुछ बनाया? जल गया तो क्या, दोबारा बना लेते हैं, उठ, चलो उठो। लेकिन आलियान, में दोबारा कैसे बनाऊं, उसमें तो बहुत टाइम लगा था, तुम उठो पहले, फिर बन जाएगा। ये कहकर फजर आलियान को लेकर किचन की तरफ बढ़ा और सब चीज़ें नए सिरे से बनाने लगा और फजर अपना रोना भूलकर अब हैरत से आलियान को काम करता देख रही थी। जो वो सारे काम है जिसमें वो फजर के लिए आधा घंटा लगा दिया था 10 मिनट में कर चुका था। फजर हौनक बनी उसे काम करता देखती रही, वो जो अपने काम में इस कदर मसरूफ था कि उसे ये भी पता नहीं चला कि फजर कब उसे ऐसे खड़ी देख रही है। आधे घंटे की मुशक्कत के बाद आलिया ने चाउमीन दम पर रख दी और फजर ने हैरत से उसे देखा क्योंकि उसने तो किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया था। सब कुछ आलिया ने ही किया था। फजर ने खुश होकर आलियान की तरफ देखा जो अब उसी की तरफ मुतवज्जा था।
और पुरजोश होकर बोली, आलियान तुम्हें कुकिंग करना किसने सिखाया? इससे पहले कि आलियान कोई जवाब देता, समीना बेगम किचन में दाखिल हुई। प्यार से फजर को देखते हुए बोली, क्या बनाया मेरी बेटी ने? समीना बेगम के सवाल पर फजर ने आलियान की तरफ देखा तो वो बोला, मामा फजर ने चाउमीन बनाए हैं, मैं भी बस यही देखने आया था कि कैसे बने हैं। आराम से अपनी मेहनत का क्रेडिट फजर को देकर वो ऐसे बोला जैसे सच में फजर ने बनाया। आलियान के कहने पर समीना बेगम ने फखर से फजर को गले लगाकर प्यार किया और कहा, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर कुछ देर आराम कर लो। उनकी बात पर फजर मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया और समीना बेगम बाहर चली गई तो आलियान ने चूल्हा बंद किया। फजर आलियान को देखती हुई बोली, आलियान तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि तुम ही आलियान हो और तुम ही शाह। हैर सबको यही कहूंगी कि ये तुमने बनाया, भांडा मत फोड़ देना प्लीज, अब चलो मुझे चेंज भी करना है, इतनी गर्मी है। ये कहते हुए आलियान बाहर निकल गया और फजर भी उसकी तकलीफ में बाहर निकल गया। वो सारा रोना भूल कर बहुत खुशी, क्योंकि उसने खुद जो चाउमीन बनाए थे वो तो पता नहीं कैसे बने थे, लेकिन आलियान के बनाए हुए यकीनन बहुत मजे के होने थे। डिनर पर आज सब ने चाउमीन की बहुत तारीफ की थी, जिस पर फजर बार बार मशकूक नजरों से आलियान की तरफ देखती, जो कि शायद पहली दफा हो रहा था। डिनर के बाद आलियान रूम में लैपटॉप लेकर बैठा था जब फजर ने उसके हाथ से लैपटॉप लेकर साइड पर रखा और बोली, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से सबने मेरी इतनी तारीफ की। खुशी से बोलती वो सच में उसको मशकूर लग रही थी। मैंने तो इसलिए तुम्हारी हेल्प की क्योंकि अगर तुम अच्छा खाना ना बनाती तो मेरी ही बेइज्जती होनी थी। कि आलियान शाह की बीवी को कुछ बनाना ही नहीं आता, लेकिन आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, तुम कल से ही खाना बनाना सीखना स्टार्ट करोगी। आलियान के हुक्म पर फजर ने इस बात में सर हिलाया और अपनी मतलब की बात आई। आलियान, क्या मैं मामा से मिलने जा सकती हूँ प्लीज? आलियान जो फिर से लैपटॉप उठा चुका था फजर की बात पर नजर उठाकर उससे देखा तो फजर फट से बोली, प्लीज फिर मैं खाना बनाना भी सीख लूंगी और तुम्हारी बिल्कुल बेइज्जती नहीं होगी। फजर के लजाजत से कहने पर आलिया नफी में सर हिलाता फिर से लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो और मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, और जहाँ तक खाना बनाने की बात है तो वो तुम तो हर हाल में सीखोगी। सर मेहरी से कहकर आलियान लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। आलियान प्लीज ना, मैं बस मिलकर आ जाऊंगी। फजर जो बोल रही थी आलियान की धार पर उसकी बात बीच में रहेगी, मैंने मना कर दिया ना फजर। आलियान की बात पर फजर सहम कर खड़ी हो गई और मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए चली गई, बदतमीज ना हो तो। कमरे से निकलकर फजर लॉन में चली गई और वहां पर लगे झूले पर बैठ कर आलियान को कोसते हुए खुद से बातें करने लगी। बदतमीज इंसान पता नहीं समझता कि अपने आप को, मतलब हद होती है। मेरी हेल्प क्या कर दी, नवाब साहब के तो पाँव ही नहीं जमीन पर टिक रहे, मैंने मना कर दिया ना फजर। फजर आलियान की नकल उतार कर बोली, उसका मना करना तो जैसे पत्थर पर लकीर हो गया ना, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अपनी सारी बातें मनवा कर आखिर में सारा गुस्सा भी मुझ पर निकालता है नवाब साहब का, हर बात में से। तुम जिद्दी ना हो तो मैं भी तुम्हारी ही बीवी हूँ, जाकर तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। गुस्से में सर झटकर फजर अंदर की तरफ बढ़ी और लैंडलाइन के पास खड़े होकर लब काटते हुए इधर उधर देखने लगी कि कहीं आलियान कहीं से नमूदार ना हो जाए। लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि आलियान नहीं आएगा तो वो क्रैडल की तरफ हाथ बढ़ाने ही लगी थी जब उसे अपने पीछे आहट की आवाज और डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर आलियान हुआ तो फिर तो वो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर पीछे देखा तो उसकी सांसों में सांसें जहाँ रिदा खड़ी से घूर रही थी। अभी उसकी नजरें महसूस करके फजर ने आईब्रो झुकाई जैसे कह रही हो क्या? तभी वो भी बोली, तुम्हें पता है आलियान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और देखना मुझसे शादी भी करेगा और मैं तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा और तुम देखती रह जाओ, इसलिए बेहतर है खुद ही आलियान की जान छोड़ दो। विदा जहरहंद लहजे में गोया हुई। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, लेकिन फिर जो हुआ वो उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स था। फजर पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान परेशान हो गई, लेकिन फिर वो कहका मारकर हंसी और अब के गिरने की बारी रिदा की थी। प्लीज स्टॉप किडिंग, अगर तुमसे मोहब्बत करता होता ना तो मुझसे शादी ना करता वो, बल्कि तुम्हें पता है क्या मोहब्बत नहीं, वो इश्क करता है, वो भी मुझसे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे, इसलिए बेहतर होगा तुम उस खुशफहमी से निकल आओ। पहले हंसते हुए और फिर संजीदगी से उसने रिदा को बहुत कुछ बावर करवा दिया जिसका उसे खुद नहीं पता, लेकिन वो क्या बोले जा रही है। बस उसे इतने हक से उसका आलियान के बारे में ये कहना पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने बावर करवाना जरूरी समझा कि आलियान पर सिर्फ उसका हक है, जबकि उसकी बात पर रिदा को बाजी पलटती हुई महसूस हुई और वो जो फजर के दिल में आलियान के लिए शक, गलत फहमी डालना चाहती थी, सुरह चेहरा लेकर वहां से चली गई। और उसके जाने के बाद फजर सर झटकती फिर से ग्रेडल की तरफ मुतवज्जा हो गए और अपना काम करने लगी जिसके लिए वो आई थी। उसके बाद खुश होती कमरे में जाकर सो गए। परी जो आंखें बंद करके बेड पर बैठी थी, साथ की बात पर उसने आंखें खोली जो कह रहा था कि परी ऐसे ठीक नहीं होगी, तुम उठो, लॉन में वॉक करने चलते हैं, फ्रेश एयर में जाओगी तो बेहतर महसूस करोगी। साथ के कहने में परी ने झट से अपना हाथ लेटे लेटे आगे बढ़ाया तो साथ ने उसका हाथ पकड़ के खींचा तो वो खिंचती चली गई और बोली, उफ आराम से उठाओ ना,
मैंने तो आराम से ही उठाया, अब तुम इतनी हल्की हो तो मैं क्या करूं? कंधे उचकाकर कहता साद उसे लिए लॉन की तरफ गया। जब परी बोली, वैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को अपने साथ वॉक पर तो नहीं लेकर जाते? परी की इन बात पर वो मुस्कुराया और बोला, कुछ देर के लिए मैं शोहर बन गया हूँ। अब वो लॉन में पहुंच चुके थे जब साद ने पूछा, तुम्हारे पेपर्स कब है? बस होने वाले हैं, तुम्हें पता है फजर भी यूं ही नहीं आती और उसके बगैर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। बताते बताते पड़ी अफसरदा हो गई और फिर कुछ याद आने पर साद से बोली, साद तुम्हें पता है कल क्या है? हाँ कल संडे। ओफो, मैं कह रही हूँ कि अभी परी कह ही रही थी कि साद के फोन ने एक बार फिर मुदाखलत की। साद ने पॉकेट से फोन निकाला ही था कि पड़ी उसके हाथों से फोन चपट कर गुस्से से बोली, मैं बात कर रही हूँ ना, तो तुम ये फोन निकाल कर क्यों खड़े हो गए? जब देखो तुम्हारे हाथ में फोन नजर आ रहा होता है। गुस्से में बोलते पड़ी ने अपना हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिया। पड़ी प्लीज दे दो ना, कोई जरूरी कॉल हो सकती है। साद ने फोन लेने की कोशिश करते हुए नरमी से कहा, तो पड़ी ने अपना हाथ पीछे कर लिया और किसी जिद्दी बच्चे की तरह नफी में सर हिलाते हुए बोली, फिर तुम चले जाओगे और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अभी पड़ी कह ही रही थी कि साद ने आहिस्ता से आगे बढ़कर पड़ी के हाथों से फोन लिया और बोला, मैं रात तक आ जाऊंगा ना, फिर सारी बातें कर लेना, पहले बताओ कि जा कर आ रहे हो? साद की बात पर पड़ी ने सवाल किया। साद दोस्त के पास जा रहा हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम्हारी बीवी बीमार है और तुम जा रहे हो। पड़ी गुस्से में बोली, जिस पर साद को हंसी आ गई, जिसे वो बर वक्त दबा के और बोला, मैं आ जाऊंगा रात तक, फिर तुम अपनी जितनी तीमारदारी करवानी है करवा लेना। ये कहकर साद ने परी के फूले फूले गाल खींचे और चला गया, जबकि परी काफी देर तक अपने गाल पर हाथ रखे वहीं खड़ी रही और अंदर चली गई। साद को जल्दी आने की कोशिशों के बावजूद आते आते बहुत देर हुई। वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कंबल में दुबकी सोई हुई थी। साद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस तक गया और उसके पास ही बेड पर बैठकर उसे देखने लगा और फिर झुककर उसके कान में सरगोशी की, सॉरी। वो जानता था अब वो यकीनन बहुत गुस्सा करेगी। आखिर वो उसकी तीमारदारी के लिए आया जो नहीं था। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद वो जाकर बेड पर लेट गया। तकरीबन 10 मिनट बाद परी ने हल्की हल्की आंखें खोलकर देखा तो साद सो गया है कि नहीं। फिर जब उसने गहरी सांस सुनकर उसे यकीन हो गया कि वो सो गया तो उसने भी झुककर साद के कान में सरगोशी की इट्स ओके और फिर आहिस्ता से उसके गाल खींचे के कहीं वो उठ ना जाए और दिल में कहा, तुम्हारी तीमारदारी तो मैं भी तुमसे करवा कर रहूंगी। तभी साद हल्का सा कसमसाया तो परी फौरन सोती बन गई और फिर मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने लगी और फिर से पता ही नहीं चला कब वो नींद की वादियों में चली गई। आज सुबह से फजर अपनी रात वाली हरकत पर बहुत खुश थी। हालांकि उसे थोड़ा बहुत डर भी था कि अगर आलियान को पता चल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर ये सोचकर खुश हो जाती कि उसे भला कौन बताएगा कि उसने मामा को कॉल की थी और उनसे कहा था कि वो कल आए और उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाए। जबकि रिदा वाली बात वो भूल ही चुकी थी। अभी भी वो अपनी यूनिवर्सिटी नोट्स लेकर बैठी थी जब आलियान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और धप करके फजर के साथ सोफे पर बैठकर उसके हाथ से नोट्स लेकर देखने लगा। जिस पर फजर के माथे पर बल पड़े उसने आलियान के हाथ से नोट्स छीनने चाहे, जिस पर उसने हाथ पीछे कर लिया और फजर की तरफ मुतवज्जा होता हुआ बोला, वैसे एक बात तो बताओ, मैंने कभी तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे इश्क है? अब दबाता वो शायद से बोल रहा था, जिस पर फजर को तब चढ़ी और वो गुस्से से बोली, बस देखा ना, बता दिया ना तुम्हारी इस चमची ने सब कुछ तुम्हें। वैसे वो मेरी चमची है तो नहीं, लेकिन ये बात बताकर उसने बहुत अच्छा किया। वैसे वो जा रही है, लेकिन तुम बताओ तो भाई ये खुशफहमी कैसे होगी कि मैंने तुमसे ऐसे कभी कहा था? आलियान मजे से बोला, जिस पर फजर का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। तुमने तो नहीं, पर शाह ने कहा था मुझसे। फजर को जब गुस्सा सूझा तो ये बोल दी, अच्छा शाह ने कहा था ना, तो मैंने तो नहीं कहा था। आलियान मजे से कंधे झुकाकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोला था तुमने, और मैं तो जैसे तुमसे बुलवाने के लिए मरी जा रही हूँ ना। गुस्से में बोलते हुए फजर ने कुशन उठाकर अपनी गोद में रख लिया। फजर, अगर अब तुमने दोबारा मुझसे तुम कहा ना तो आज का डिनर तुम बनाओगे, फिर चाहे वो जले या जो मर्जी हो, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगा। आलियान की बात पर फजर कुछ सोचकर मुस्कुराई, फिर बोली, मैं तो तुम ही कहूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ये कहकर फजर उठी और अपनी गोद में पड़ा कुशन आलियान को मारा, जो उसने बर वक्त कैच कर लिया और फजर को मारा, जिससे वो बचकर बाहर भाग गई। फजर को जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार था आखिर वो आ ही गया था। जब साजदा बेगम वहां आई और कुछ देर बैठे हुए उन्होंने फजर को साथ चलने का, जिस पर फजर की खुशी की इंतहा न रही और वो अपना बैग लेने अपने कमरे में गई। तो आलियान जो कि तब से कमरे में मौजूद था साजदा बेगम की आमद से बेखबर था। फजर को बैग उठाता हुआ देखकर बोला, कहाँ जा रही हो तुम? फजर के पूछने पर आलियान के पूछने पर फजर ने जल्दी जल्दी बताया, मामा आ गई हैं और मुझे अपने साथ लेकर जा रही हैं। मजे से कहकर फजर अपना कुछ सामान उठाने लगी जब आलियान ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। क्या कहा है तुमने अभी? तुम कहीं नहीं जा रही, समझ आई? फजर की बाजू पर गिरफ्त सख्त होता हुआ वो गुस्से में बोला, जिस पर फजर अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, आलियान मैं क्या कर सकती हूँ? मामा ने कहा है ना, मैं कैसे मना करूँ? प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, जैसे मर्जी मना करो, ये मेरा मसला नहीं है। तुम कहीं नहीं जा रही तो मतलब कहीं नहीं जा रही, समझी? झटके से फजर का हाथ छोड़कर उसने एक नजर फजर को देखा, जिसकी आंखों में अब आंसू थे और स्टडी में चला गया।
जहाँ उसे बार बार फजर का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जिस पर उसे नदामत हुई। शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे उसे उसकी मामा से मिलवाने ले जाना चाहिए था। सदा किसी और तरह से भी तो दी जा सकती है। कुछ सोचते हुए आलिया नीचे गया ताकि उसे बता सके, क्योंकि उसे यकीन था कि अब तक वो यकीनन गुस्से में कहीं बैठी होगी। लेकिन नीचे पहुंचकर जो खबर उसे मिली, उसे सुनकर गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। फजर आलियान के रवैये पर अपने आंसू रगड़ती बैग और बाकी सामान लेकर सादा बेगम के साथ चली गई। उस वक्त उसे आलियान पर जितना गुस्सा था, उस गुस्से में उसने किसी भी किस्म के नुकसान की परवाह किए बगैर सादा बेगम